नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे तैयारी करते हैं हम हिंदी प्रतियोगी परीक्षाओं की। तो उसी के अंतर्गत सभी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला जो टॉपिक है वह है हिंदी साहित्य का इतिहास। उसकी तैयारी कर रहे हैं हम रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक से। नेट के पुराने पेपर आपने चेक किए होंगे। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको किसी भी नोट्स में और किसी भी गाइड्स में उनके उत्तर आपको नहीं मिलते। तो उन सब प्रश्नों के उत्तर आप देना चाहते हैं, नेट के साथ जीआरएफ क्लियर करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं अथवा पीजीटी की, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की, किसी भी राज्य से आप तैयारी कर रहे हैं, एनबीएस, केवीएस, DSSS, सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से। वह सभी प्रश्नों की तैयारी इस पुस्तक के माध्यम से हम कर सकते हैं। पिछले नेट के पुराने सभी पेपर चैनल पे मैंने आपको करवाए हैं, अभी तक नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, चेक कर लीजिएगा। हर प्रश्न पत्र में कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जिनके उत्तर ढूंढने के लिए आपको इस पुस्तक की आवश्यकता पड़ेगी। अतः चैनल पर हम पूरी ही पुस्तक पढ़ रहे हैं। यदि आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो जो पुराने इसके वीडियोज हैं चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्रमबद्ध रूप से लगे हुए हैं, आप वहां से देख लीजिएगा। अब आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल तीनों कालों को पढ़ने के बाद हम आधुनिक काल को पढ़ रहे हैं। आधुनिक काल को रामचंद्र शुक्ल ने 3 भागों में विभाजित किया है। उन्होंने इसका नामकरण भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, प्रगति, प्रयोग, छायावाद इस तरीके से न करके प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान, इन 3 भागों में संपूर्ण आधुनिक काल को बांटा है। आज हम प्रथम उत्थान के अंतिम चरण में, यानी ये प्रथम उत्थान का अंतिम वीडियो होगा। इसके बाद 2 और बचेंगे, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान। तृतीय उत्थान में छायावाद वाला जो प्रकरण है, जिसके 4 प्रमुख स्तंभ हैं, निराला, प्रसाद, महादेवी वर्मा और पंत, वो मैं आपको करवा चुकी हूँ। और आज जो हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे फ्रेडरिक पिंकार्ट से शुरुआत करेंगे। जैसा कि पिछली कक्षाओं में हमने देखा कि आधुनिक काल में हिंदी गद्य की भाषा ब्रज भाषा ही बनी रही। धीरे धीरे हिंदी गद्य खड़ी बोली की ओर अग्रसर होने लगा। इसके निर्माण में भारतेंदु युग के जो लेखक हैं, जिन्हें भारतेंदु मंडल के लेखक भी कहा जाता है, उनके विषय में हमने जानकारी प्राप्त करी। अब अन्य उन लेखकों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जिन्होंने हिंदी गद्य के खड़ी बोली रूप देने में और हिंदी गद्य को विकसित करने में अपना योगदान तो दिया, लेकिन वो भारतेंदु मंडल के अंतर्गत समाहित नहीं किए जाते। उनमें एक विदेशी विद्वान भी प्रमुख हैं, वह है फ्रेडरिक पिंकार्ट जी। 16वें नंबर पर शुक्ल जी इनका वर्णन करते हुए कहते हैं कि इनका उल्लेख पहले हो चुका है और यह कहा जा चुका है कि इंग्लैंड में बैठे बैठे हिंदी में लेख और पुस्तकें लिखते और हिंदी लेखकों के साथ पत्र व्यवहार भी हिंदी में ही करते थे। उन्होंने 2 पुस्तकें हिंदी में लिखी हैं। भले ये विदेशी थे, लेकिन हिंदी के प्रति इनका बहुत अधिक प्रेम था। 2 पुस्तकें इनकी कौन सी हैं? बाल दीपक 4 भाग है, नागरी और कथाक्षरों में लिखी गई है। दूसरी है विक्टोरिया चरित्र। ये दोनों पुस्तकें खड़ग विलास प्रेस बांकीपुर में छपी थी। बाल दीपक बिहार के स्कूलों में पढ़ाई जाती थी। उसके एक पाठ का कुछ अंश भाषा के नमूने के लिए दिया जाता है, यानी उस पुस्तक की भाषा कैसी थी वो भी शुक्ल जी बता रहे हैं। हे लड़कों, तुमको चाहिए कि अपनी पोथी को बहुत संभाल कर रखो, मैली ना होने पावे, बिगड़े नहीं, और जब उसे खोलो चौकसाई से खोलो कि उसका पन्ना उंगली के तले दबकर फट ना जाए। तो यानी शुद्ध खड़ी बोली, थोड़ा सा ब्रज का इसमें हमें पुट मिलता है। हिंदी गद्य का विकसित होता हुआ यह रूप है ना, विकासशील रूप है। अब विक्टोरिया चरित्र 136 पृष्ठों की पुस्तक है। इसकी भाषा उनके पत्रों की भाषा की अपेक्षा अधिक मुहावरेदार है। उनके विचार उनके लंबे लंबे पत्रों से मिलते हैं। बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री को संवत 1943 के लगभग अपने एक पत्र में वे लिखते हैं। तो यहाँ पत्र का कुछ अंश प्रस्तुत किया है शुक्ल जी ने। आपका सुखद पत्र मुझे मिला, उससे मुझको परम आनंद हुआ। आपकी समझ में हिंदी भाषा का प्रचलित होना उत्तर पश्चिम वासियों के लिए सबसे बड़ी भारी बात है। अब ये सब कुछ लिखते हुए अंत के इसमें लिखते हैं, देखो 80 वर्ष हुए बंगाली भाषा निरी अपभ्रंशवास आती। पहले पहल थोड़ी थोड़ी संस्कृत बातें उसमें मिली थी, परंतु अब क्रम करके संवारने से निपट अच्छी भाषा हो गई है। इसी तरह चाहिए कि इन दिनों में पंडित लोग हिंदी भाषा में थोड़ी थोड़ी संस्कृत की बातें मिलावें। फ्रेडरिक पिंकार्ट विदेशी विद्वान है, लेकिन हिंदी से उनका प्रेम बिल्कुल स्पष्ट है। अब वो केवल चर्चा नहीं कर रहे हिंदी की समस्या पे, बल्कि हिंदी गद्य के विकास के लिए क्या क्या समाधान हो सकते हैं, क्या क्या योजनाएं हो सकती हैं, क्या क्या उपाय हो सकते हैं, उसको भी वो कार्तिक प्रसाद खत्री जी के साथ शेयर कर रहे हैं या उसको भी
साझा कर रहे हैं। तो वो उसमें बता रहे हैं कि बंगाली भी पहले, बंगाली जो भाषा है, अपभ्रंश के अधिक शब्द थे, लेकिन जब बंगाल के लोगों ने उसमें संस्कृत शब्दों को मिलाया तो बहुत ही अच्छी और व्यवस्थित भाषा हो गई। उसी प्रकार हिंदी में अरबी फारसी के शब्दों को छोड़ते हुए संस्कृत के शब्दों को हमें मिलाना चाहिए। तो ये देखा जाए तो ये बिल्कुल सच्चे हृदय से हिंदी को प्रेम करने वाले एक विद्वान हैं। अब पुलिस की, हिंदुस्तानी पुलिस की करतूतों को सुनकर बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री को क्या लिखते हैं पिंकाट साहब? कुछ दिन हुए कि मेरे एक हिंदुस्तानी दोस्त ने हिंदुस्तान की पुलिस के जुल्म की ऐसी तस्वीर खींची कि मैं हैरान हो गया। मैंने एक चिट्ठी लाहौर नगर के ट्रिब्यून नामी समाचार पत्र को लिखी। उस चिट्ठी के छपते ही मेरे पास बहुत से लोगों ने चिट्ठियां भेजी, जिनसे प्रकाशित हुआ कि पुलिस का जुल्म उससे भी ज्यादा है जितना मैंने सुना था। अब मैंने पक्का इरादा कर लिया है कि जब तक हिंदुस्तान की पुलिस वैसी ही ना हो जावे जैसी हमारे इंग्लिस्तान में है, मैं इस बात का पीछा नहीं छोड़ूंगा। यानी हिंदुस्तान के प्रति बहुत ही प्रेम है, न केवल हिंदी के प्रति बल्कि हिंदुस्तान में जो अव्यवस्था है उनको भी वो दूर करना चाहते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र को एक चिट्ठी पिंकॉट साहब ने ब्रजभाषा गद्य में लिखी थी, जो नीचे दी जा रही है। वैस वंश अवतंश श्री बाबू हरिचंद्र जू क्षीर नीर कलहंस टूक उत्तर लिख देव मोही पर उपकार में उदार अवनी में एक भाषत अनेक यह राजा हरिचंद है। अब देखिए वर्तमान में जो नेट जेआरएफ नेट का ही पेपर कहना चाहिए, उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं थोड़े से हटकर पूछे जाते हैं, अलग से पूछे जाते हैं। तो आपको ये मालूम होना चाहिए ये ब्रज भाषा गद्य का नमूना है ना। खड़ी गद्य तो है लेकिन खड़ी बोली गद्य ना होकर कैसा है, ब्रज भाषा में। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही समझा दिया था, स्पष्ट किया था कि भारतेंदु काल में पद्य की भाषा तो ब्रज है ही, लेकिन गद्य की भाषा भी ब्रज ही है। खड़ी बोली अभी वो नहीं हो पाई है। अधिकतर गद्य किस में लिखा जा रहा है? ब्रज में ही लिखा जा रहा है। पर उपकार में उदार अवनी में एक भाषत अनेक यह राजा हरिचंद है। विभव बड़ाई बपु वसन विलास लखी कहत यहाँ के लोग बाबू हरिचंद हैं। चंद जैसो अमीय आनंद कर आरत को कहत कविंद यह भारत को चंद है। कैसे अब देखें को बतावे कहाँ पावे हाय कैसे वहां आमे हम कोई मति मंद है। श्रीयुत सकल कविंद कुल नुत बाबू हरिचंद भारत हृदय सतार नव उदय रहो जनुचंद। तो ये भारतेंदु जी की कीर्ति है जो उनके जीवन काल में ही फैल गई थी। मात्र 34 वर्ष की आयु प्राप्त करी थी भारतेंदु जी ने। हिंदी साहित्य में शायद सर्वाधिक कम आयु प्राप्त हैं भारतेंदु जी, और उन्होंने गद्य की इतनी सारी कलाओं विधाओं में लिखा, इतना सब कुछ किया कि यदि वो कुछ वर्ष और जी जाते तो शायद बहुत कुछ अलग स्थिति होती और बहुत कुछ अच्छा होता। खैर उनके जो मंडल के अन्य उनके मित्र थे, अन्य उनके भारतेंदु मंडल के लेखक थे, उन्होंने उनके सपनों को पूरा करने के लिए बहुत अधिक प्रयास किया। अभी तक यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं और बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो किसी न किसी वीडियो को देखते रहे लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं। तो रेड कलर से यदि सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको आप दबाइए, प्रेस कीजिए। साथ में बेल आइकन आएगा, उसमें ऑल वाला ऑप्शन आपको दबाना है ताकि डेली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। इसी के साथ साथ अपने अन्य मित्रों को भी इस चैनल से आप जोड़ें यदि आपको अच्छा लगता है तो। प्रचार कार्य के बारे में बात करेंगे अब हमने सभी लेखकों के बारे में जान लिया जिन्होंने हिंदी गद्य में लिखा है। अब प्रचार कार्य को देखते हैं। भारतेंदु के समय से साहित्य निर्माण का कार्य तो धूमधाम से चल पड़ा, पर साहित्य के प्रचार में कई प्रकार की बाधाएं थी। अदालतों की भाषा तो बहुत पहले से उर्दू चली आ रही थी, पर अधिकतर बालकों को अंग्रेजी के साथ या अकेले उर्दू की ही शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा का अधिकतर महत्व सरकारी नौकरियों के योग्य बनाना ही समझा जाता रहा है, यानी अब भी समझा जाता है ना। इससे चारों ओर उर्दू पढ़े ही लोग दिखाई देते थे। ऐसी अवस्था में साहित्य निर्माण के साथ हिंदी के प्रचार का उद्देश्य बराबर चलता रहा। स्वयं बाबू हरिश्चंद्र को हिंदी भाषा और नागरी अक्षरों की उपयोगिता समझाने के लिए बहुत से नगरों में व्याख्यान देने के लिए जाना पड़ता था होगा ये। उन्होंने इस संबंध में कई पैम्फलेट भी लिखे हैं। हिंदी प्रचार के लिए बलिया में बड़ी भारी सभा हुई थी जिसमें भारतेंदु का बड़ा महत्वपूर्ण मार्मिक व्याख्यान हुआ था। वे जहां जाते अपना यह मूल मंत्र अवश्य सुनाए जाते थे। ये मूल मंत्र हमें याद हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यह बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है।
निज भाषा उन्नति अह सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। अपनी भाषा की उन्नति ही सभी उन्नतियों का मूल है, क्योंकि जब तक हमें अपनी भाषा का ज्ञान नहीं होगा, हमारे हृदय का शूल नहीं मिटेगा। अर्थात हमें अपनी संस्कृति की, अपनी सभ्यता की सही जानकारी नहीं प्राप्त होगी, तो अपने हिय के को यानी अपने मन के शूल को कष्ट मिटाने के लिए हमें हिंदी को समझना चाहिए, अपनी अपनी भाषा को जानना चाहिए। इसी प्रकार पंडित प्रताप नारायण मिश्र भी हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का राग अलापते फिरते थे। अब यदि आपसे पूछा जाए कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तानी का नारा किसने दिया था, तो वो प्रताप नारायण मिश्र जी ने दिया था। कई स्थानों पर हिंदी के प्रचार के लिए सभाएं स्थापित हुई। बाबू तोताराम द्वारा स्थापित अलीगढ़ की भाषा संवर्धनी सभा का उल्लेख हो चुका है। ऐसी ही एक सभा सन 1884 में हिंदी उद्यरणी प्रतिनिधि मध्य सभा के नाम से प्रयाग में प्रतिष्ठित हुई थी। सरकारी दफ्तरों में नागरी के प्रवेश के लिए बाबू हरिश्चंद्र ने कई बार उद्योग किया था। सफलता न प्राप्त होने पर भी इस प्रकार का उद्योग बराबर चलता रहा। जब लेखकों की दूसरी पीढ़ी तैयार हुई, तब उसे बहुत कुछ अपनी शक्ति प्रचार के काम में भी लगानी पड़ी। भारतेंदु के अस्त होने के उपरांत ज्यों ज्यों हिंदी गद्य साहित्य में वृद्धि होती गई, त्यों तो प्रचार की आवश्यकता भी अधिक दिखाई पड़ती गई। अदालती भाषा उर्दू होने से नव शिक्षितों की अधिक संख्या उर्दू पढ़ाने वालों की थी, जिससे हिंदी पुस्तकों के प्रकाशन का उत्साह बढ़ने नहीं पाता था। इस साहित्य संकट के अतिरिक्त नागरी का प्रवेश सरकारी दफ्तरों में न होने से जनता के सामने घोर संकट भी था। अतः संवत 1950 में कई उत्साही छात्रों के उद्योग से, जिनमें बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह मुख्य थे, काशी नागरणी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई। परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, उनको या तो आप रजिस्टर में अलग से नोट डाउन करते चलिए नोट्स के फॉर्म में, या आप जब भी इन वीडियोस को देखें 1 से 2 बार, तो इनको आप इन कथनों को थोड़ा सा याद करने के उद्देश्य थी। बाकी चीज़ें जो पढ़ रही हैं वो आपको समझनी है, लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको हाईलाइट करवा रखी हैं वो आपके क्या बोले, आपके दिमाग में मतलब एकदम फीड होना नहीं चाहिए, आपको रट लेनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न इसी प्रकार बनते हैं। इन पैराग्राफ में से जो प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, जैसे कि नागरणी प्रचारणी सभा का स्थापक कौन था, या स्थापकों में से कौन कौन नहीं था, तो ये 3 नाम यदि आपको याद हैं, बाबू श्याम सुंदर दास के विषय में अधिकांश विद्यार्थियों को पता होगा। 2 अन्य नाम पंडित रामनारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह, ये भी आपको याद करने, तब जाके आप सही ऑप्शन वहां पे लगा पाएंगे। और जो नए विद्यार्थी पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि आप लोग यदि 1 या 2 दिन मेरा वीडियो नहीं आ पाता है, तो उस बीच आप लोग प्लेलिस्ट चेक करिए। आप यदि आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी स्टेट से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उसमें जो कहानी, नाटक, निबंध वगैरह, उपन्यास जो भी लिखे हुए हैं, अधिकतर मुझे लगता है प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। जो नहीं है वो धीरे धीरे मैं आपको डालती रहूँगी, बताती रहूँगी, तो वो आप वहाँ से चेक करते रहिए। इस पुस्तक के साथ साथ हिंदी साहित्य का सरल इतिहास पुस्तक नोट्स के फॉर्म में चैनल पे उपलब्ध है, वो भी आपको इसी के साथ साथ देखते हुए चलनी है, ताकि शुक्ल के विचारों के साथ साथ अन्य विचारकों के विचारों से भी आप अवगत होते चलें कि यदि शुक्ल ने इसको प्रथम उत्थान माना है, तो वर्तमान में अन्य विद्वानों ने इस काल को किस संज्ञा से अभिहित किया है, तो आप वहां पाएंगे इसको भारतेंदु काल वो कहते हैं। ठीक है, थोड़े से समय जब मैथिली शरण गुप्त का जब वर्णन आएगा, तो शुक्ल की पुस्तक में लिखा होगा द्वितीय उत्थान, लेकिन उस पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे तो जान पाएंगे वर्तमान में उसको हम द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं, जिसका नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो टॉपिक जैसे आधुनिक काल आप इसमें से पढ़ रहे हैं, तो उसमें से भी पढ़िए, ताकि शुक्ल के साथ साथ, देखिए शुक्ल ने ये पुस्तक बहुत पहले लिखी थी, ठीक है, उसके बाद वर्तमान में इतने सारे शोध हो गए हैं, नई नई चीज़ें सामने आई हैं, बहुत सारी पुस्तकों का प्रकाशन उसके बाद हुआ है, तो उसके आधार पर भी जो बदलाव हुए हैं और जो अब जो माना जाता है, अब जो प्रचलित है, उसकी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए आपको उस पुस्तक के माध्यम से। अब क्योंकि जो टीजीटी या 2nd ग्रेड की परीक्षा दे रहे हैं, उन विद्यार्थियों को आवश्यक नहीं है कि वे शुक्ल की पुस्तक ही पढ़ें, तो उनके लिए वो पुस्तक रामबाण से कम नहीं है। उससे बाहर कोई भी प्रश्न 2nd ग्रेड या टीजीटी के लेवल पर तो नहीं जाता। उसके ऊपर जब आप बढ़ते हैं उच्च स्तरीय परीक्षाओं की, जब आप लेक्चरर के लिए या प्रवक्ता के लिए तैयारी करते हो, तो फिर शुक्ल आपके पास होनी ही चाहिए। और जो विद्यार्थी आर्थिक कारण से नहीं खरीदना चाहते, या बहुत से ऐसे भी हैं जो खरीद तो लेते हैं, लेकिन भाषा कठिन होने के कारण और
समय अभाव के कारण नहीं पढ़ सकते, बहुत सी महिलाएं अपना मतलब गृहस्थी भी संभालते हैं, बहुत से भाई लोग जॉब पे जाते हैं, तो इतना समय नहीं होता। उनके लिए ये चैनल पे मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आपको पुस्तक खरीदने की भी आवश्यकता नहीं है, आपको स्वयं पुस्तक लेके बैठ के अतिरिक्त समय देने की भी आवश्यकता नहीं है। बस आप जॉब पे जाते समय, यात्रा का जो आपका समय है, जो आप बस में, मेट्रो में, या जो भी आपके पास समय है, देखिए व्हीकल अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो फिर प्लीज़ मैं नहीं कहूँगी कि आप कानों में लगा के ये सुने। लेकिन यदि आप जो भी मतलब इधर उधर का है, जैसे आप जो फ़ोन में जो समय देते हैं, बहनें हैं किचन में काम करती रहती हैं, तो अब ऐसे अतिरिक्त समय तो नहीं मिल पाता। जो गृहिणियाँ होती हैं कि बैठ के किताब लेकर बैठें 1-2 घंटे, जिनको मिलता है अच्छी बात है, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जिन बहनों को नहीं मिल पाता, जिन लोगों को, तो आप यही करें, जब भी आप रसोई में काम करें अपना वीडियो चला लिया, सुन लिया। नहीं समझ में आता है, टेंशन नहीं लेनी है कि हाय हमें समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा बिल्कुल भी नहीं लेना है परेशानी, बस दूसरी बार उसको सुनिए, दूसरी बार में कुछ समझ में आ ही जाएगा। अब आप सोचें कि एक बार शुक्ल को पढ़ के आप इसके सारे उत्तर लगा लेंगे, तो ये संभव नहीं है। अब जैसे कि समय हो गया 1 महीना, जैसे 35वें नंबर का वीडियो है ये, मान लीजिए 1 महीना पहले, तो फिर 1 महीने में उस फर्स्ट वाले वीडियोस को आपको दोबारा देखना है। 10 किताबों को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि आप एक किताब को 10 बार पढ़ लें। बाकी पुराने प्रश्न पत्र, मेरी किसी बात पे विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि दुनिया में किसी की किसी बात पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। पुराने पेपर उठाइए, उनके प्रश्नों को देखिए कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इनके उत्तर हमें कहाँ मिल सकते हैं। जो कथन और पंक्तियाँ जो पूछी जा रही हैं ना, वो सब की सब शुक्ल की बुक में से पूछी जाती हैं। 1-2 हैं जो अलग से भी पूछी जा रही हैं, जैसे रामस्वरूप चतुर्वेदी वगैरह, लेकिन उनकी मात्रा बहुत कम है ना। हम हजारों किताबें नहीं पढ़ सकते, लेकिन जिस पुस्तक से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो पुस्तक तो हम पढ़ सकते हैं और पढ़ रहे हैं। पढ़ नहीं सकते तो सुन तो सकते हैं ना, तो बस सुन लीजिए। जब तक परीक्षा नहीं हो जाती, थोड़ा सा फोन वोन पे बातें करना कम करिए। बाकी चीज़ों में थोड़ा सा, अगर जैसे कि अकेले हैं, घर की जिम्मेदारी नहीं किसी के साथ बांट सकते हो, तो बस आपका फ़ोन आपका सबसे अच्छा साथी है। अगर आपके पास एक फ़ोन है तो बस अपना चालू करिए, सुनिए बस, ठीक है। अब आगे, सच पूछिए तो इस सभा की सारी समृद्धि और कीर्ति बाबू श्याम सुंदर जी के त्याग और सतत परिश्रम का फल है। वे ही आदि से अंत तक इसके प्राण स्वरूप स्थित होकर बराबर इसे अनेक उद्योग धंधों में तत्पर करते रहे। इसके प्रथम सभापति भारतेंदु के फुफेरे भाई बाबू राधा कृष्ण दास जी हुए। पूछा हुआ प्रश्न है कि नागरणी प्रचार सभा के प्रथम सभापति कौन थे, तो वो भारतेंदु के फुफेरे भाई बाबू राधा कृष्ण दास जी थे। अब इसके सहायक भी होंगे, तो सहायकों में भारतेंदु के सहयोगियों में से कई सज्जन थे, जैसे राय बहादुर पंडित लक्ष्मीशंकर मिश्र, M.A. खड़गविलास प्रेस के स्वामी बाबू रामदीन सिंह, भारत जीवन के अध्यक्ष बाबू राधा कृष्ण वर्मा, बाबू गदाधर सिंह, बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री इत्यादि। अब इस सभा के 2 उद्देश्य हुए, नागरी अक्षरों का प्रचार और हिंदी साहित्य की समृद्धि। उक्त 2 उद्देश्यों में से आगे शुक्ल जी कहते हैं कि प्रथम का प्रत्यक्ष संबंध हिंदी साहित्य के इतिहास से नहीं जान पड़ता, पर परोक्ष संबंध तो अवश्य है। ठीक है, नागरी के अक्षरों के प्रचार से हिंदी को क्या इतिहास को क्या फायदा हुआ? नहीं, सामान्यतः हमें नहीं दिखता, लेकिन परोक्ष तो है, अप्रत्यक्ष रूप से तो है ना। आगे के लिए तो जो जब खड़ी बोली विकसित हुई नागरी के अक्षरों का, तो ये इतिहास जब आगे लिखा गया शुक्ल के बाद, छायावाद के बाद, तो उसमें तो फिर इसका योगदान हम पढ़ेंगे, है ना। अब इसलिए भी मैं कह रही हूँ आपसे सरल इतिहास पुस्तक पढ़ने से, क्योंकि शुक्ल का जो है छायावाद तक ही है। उसके बाद जब वो दुनिया से चले ही गए तो कैसे लिखते, उसके बाद जो गद्य विधाओं का विस्तृत विकसित रूप है, वो फिर आपको वो जो सरल इतिहास वाली प्लेलिस्ट है वहां से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे शुक्ल जी कहते हैं कि हम पहले ही कह आए हैं कि सरकारी दफ्तरों आदि में नागरी का प्रवेश न होने से नव शिक्षितों में हिंदी पढ़ने वालों की पर्याप्त संख्या नहीं थी। इससे नूतन साहित्य के निर्माण और प्रकाशन से पूरा उत्साह नहीं बना रहना पाता था। पुस्तकों का प्रचार होते न देख प्रकाशक भी हतोत्साहित हो जाते थे और लेखक भी। ऐसी परिस्थिति में नागरी प्रचारणी के आंदोलन का साहित्य की वृद्धि के साथ भी संबंध मानकर संक्षेप में उसका उल्लेख कर देना आवश्यक समझते हैं। बाबू हरिश्चंद्र किस प्रकार नागरी और हिंदी के संबंध में अपनी चंद्रिका में लेख छापा करते थे और जगह जगह घूमकर व्यक्तित्व दिया करते थे,
वक्तृता दिया करते थे, ये हम पहले कहे आए। जब वे बलिया के हिंदी प्रेमी कलेक्टर के निमंत्रण पर वहां गए थे तब कई दिनों तक वहीं धूम रही हिंदी भाषा और नागरी अक्षरों की उपयोगिता पर उनका बहुत अच्छा व्याख्यान तो हुआ ही था, साथ ही सत्य हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी, देवाक्षर चरित्र के अभिनय भी हुए थे। देवाक्षर चरित्र पंडित रविदत्त शुक्ल द्वारा लिखा हुआ एक प्रहसन था जिसमें उर्दू लिपि की गड़बड़ी को बड़े ही विनोदपूर्ण दृश्य दिखाए गए। अब क्या था कि उस समय जनता इतनी शिक्षित नहीं थी, जो लोग पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, अंग्रेजी और उर्दू। बहुत सारी आपने देखा होगा ब्रह्म समाज और ये सब की जब पढ़ते हैं तो परिस्थितियों में आप देखते हैं अंग्रेजी जो ईसाई मिशनरियां आई वो अपने धर्म का प्रचार करने लगी, वहाँ की जो शिक्षा नीति है अंग्रेजी में ही पुस्तकें प्रकाशित होने लगी और फिर नौकरी नहीं मिलती थी। भाई 200 वर्षों तक उन्होंने शासन किया, अब किसी को नौकरी लेनी है तो अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, तो सीखना अनिवार्य हो गया। शिक्षा भी उसी में दी जा रही है, बाकी रही सही शिक्षा उर्दू में। हिंदी को जानने समझने वाले कम ही लोग थे और जो अशिक्षा, अभी तक भी अशिक्षा है भारत में, तो उस समय तो 1850 और उसकी हम 1900 से पहले की बात कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि क्या शिक्षा का स्तर रहा होगा। तो कोई पढ़ता नहीं था और फिर पुस्तकों पे पैसा खर्च करने के लिए सामान्य जनता पर इतना पैसा आता भी कहाँ था। तो ये क्या करते थे भारतेंदु, अब फिर प्रचार कैसे करें, तो क्या करते थे, नुक्कड़ नाटक वगैरह आयोजित करते थे, प्रहसन, अब मजाक वाले जो कॉमेडी नाइट, अब देखो बहुत सारे सीरियल आते हैं, अब जिन्हें सास बहू में इंटरेस्ट नहीं होता वो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल या जो कपिल शर्मा का शो होता है उसको सब लोग देख ही लेते हैं। क्यों देख लेते हैं, और सोचते हैं कि चलो इतने सारे जीवन में कष्ट हैं तो वीकेंड पे तो कुछ हंसने का, हालांकि वो एक अलग बात है कि बाद में शो जिस उद्देश्य को लेकर शुरू होते हैं तो वो अच्छा कंटेंट है, उसमें कुछ बेहुदापन भी आ जाता है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसमें लोगों को इंटरेस्ट होता है। तो ये लोग नाटकों में भी अधिकतर प्रहसन जरूर लिखते थे ताकि जनता उसमें आकर्षित हो। नुक्कड़ नाटकों द्वारा अभिनय किया जाता था, स्वयं भी ये उसमें अभिनय करते थे, जैसे कि भारतेंदु ने जानकी मंगल में स्वयं अभिनय किया है। अंधेर नगरी भी एक प्रहसन है जिसकी गूंज इतनी है कि आपने तो क्या कहूँ, लेकिन सुना ही जाता है, टके सिर है ना, टके सिर क्या है, टके सिर सब्जी टके सिर खाजा, अंधेरी नगरी चौपट राजा, है ना, हाँ सॉरी, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, अंधेरी नगरी चौपट राजा, है ना। चूरण साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता, चूरण जोर गरमदार, चने जोर गरमदार, है ना, इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें अंधेर नगरी में आपको चैनल पे पढ़ा चुकी हूँ, यदि आपके सिलेबस में है तो पढ़ लीजिएगा, नेट के सिलेबस में तो है ही। उसके अलावा भारतेंदु जी ने क्या किया, बहुत छोटी छोटी पतली पतली पुस्तकें, अंधेर नगरी की पुस्तक भी मैंने आपको दिखाई थी, मात्र 3-4 पेज में पूरा नाटक है। तो छोटी छोटी पुस्तकें, बहुत ही मतलब पैसे में, रुपए भी नहीं पैसे में वो पुस्तकें आती थी, क्योंकि अगर अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है, अगर आप सीधे सीधे लिखोगे तो अंग्रेज आपकी कृतियों को जब्त कर लेते थे, है ना। तो उन्होंने क्या निकाला कि अंधेर नगरी को समझ ही नहीं पाते थे अंग्रेज, इस तरीके के प्रहसन को, लोग उस व्यंग को समझ भी जाएं, पुस्तकें भी पतली हो ताकि पैसा भी ना खर्च करना पड़े, जनता जागृत हो, पुनर्जागरण का काल है, इसको जनता जागृत हो, समझे अंग्रेज की नीतियों को। तो बहुत सारा कार्य भारतेंदु ने किया, कहने का तात्पर्य मेरा यह है। आगे शुक्ल जी लिखते हैं, भारतेंदु के अस्त होने के पहले ही नागरी प्रचारणी का झंडा पंडित गौरी दत्त जी ने उठाया। गौरी दत्त जी के विषय में आप जानते होंगे, ये वही पंडित गौरी दत्त हैं जिनका उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी, जो हिंदी के प्रारंभिक उपन्यासों में भी गिना जाता है। उपन्यास वाले नोट्स में आपको करवा चुकी हूँ, वो देख लीजिएगा। विशेषतर नेट जेआरएफ की तैयारी आप कर रहे हैं तो चैनल पे जितनी भी प्लेलिस्ट है ना, आप उसको घोट कर पी जाइए, क्योंकि नेट में बहुत आपके काम आएगी वो। मैं फिर कह रही हूँ आपसे कि आप जब कहानी वाली प्लेलिस्ट है, मैंने आपको पर्दा कहानी यशपाल की पढ़ाई थी और ये भी बताया था कि ये नेट के सिलेबस में नहीं है, लेकिन पूछी जाती, और पर्दा से ही प्रश्न पूछ लिया कि उसके पात्र कौन से, जबकि पर्दा कहानी तो नेट के सिलेबस में है ही नहीं। इस पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं कि जो सिलेबस में है नहीं उससे आप क्यों पूछ रहे हो, लेकिन जिन विद्यार्थियों ने चैनल से तैयारी करी है वो पर्दा के पात्र भी बताए आए होंगे, और यही सच है, बादलों के घेरे वो कहानियाँ पूछी गई हैं उनको भी आप अच्छे से कर आए होंगे, क्योंकि जो महत्वपूर्ण है, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, निरंतर शोध करते हुए वो मैं आपके लिए प्लेलिस्ट में डालती रहती हूँ। तो आप लोग प्लेलिस्ट चेक करते रहिए, और जो विद्यार्थी हैं प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताते रहिए कि कौन सा विद्यार्थी कौन सी चीज़ अभी पढ़ रहा है, ताकि जैसे आप बताते रहते हैं कि आज मैंने शुक्ल को शुरू किया है, आज हिंदी साहित्य का सरल इतिहास मैंने शुरू किया है, तो उसके साथ साथ जो भी सुझाव मुझे आते रहते हैं वो भी मैं कमेंट के माध्यम से आपको देती रहती हूँ। शुक्ल जी कहते हैं कि भारतेंदु के अस्त होने से पहले ही नागरी प्रचारणी का झंडा पंडित गौरी दत्त जी ने उठाया। ये मेरठ के रहने वाले सारस्वत ब्राह्मण थे, मुदरसी करते थे, अपनी धुन के ऐसे पक्के थे कि 40 वर्ष की
अवस्था हो जाने पर इन्होंने सारी जायदाद नागरी प्रचारणी के लिए लिखकर रजिस्ट्री करा दी और आप सन्यासी होकर नागरी प्रचार का झंडा हाथ में लिए चारों दिशाओं में घूमने लगे। इनके व्याख्यानों के प्रभाव से न जाने कितने देवनागरी स्कूल मेरठ के आसपास खुले। शिक्षा संवर्धनी कई पुस्तकें भी इन्होंने लिखी। प्रसिद्ध गौरी नागरी कोश इन्हीं का है। जहां कोई मेला या तमाशा होता पंडित गौरी शंकर जी लड़कों की खासी भीड़ पीछे लगाए नागरी का झंडा हाथ में लिए दिखाई देते थे। मिलने पर प्रणाम जयराम कहने के स्थान पर ये लोग जय नागरी कहा करते थे। इन्होंने संवत 1951 में दफ्तरी में नागरी जारी करने के लिए एक मेमोरियल भी भेजा था। नागरी प्रचारणी सभा अपनी स्थापना के कुछ दिनों पीछे दबाई हुई नागरी के उद्धार में लग गई। 1952 में जब इस प्रदेश के छोटे लॉर्ड सर एंथनी पीछे लॉर्ड मैकडॉनल्ड काशी में आए तब सभा ने एक आवेदन पत्र उनको दिया और सरकारी दफ्तरों से नागरी को दूर रखने से जनता को जो कठिनाई हो रही थी और शिक्षा के सम्यक प्रचार में जो बाधाएं पड़ रही थी उन्हें सामने रखा। तो इसके प्रचार प्रसार का कार्य कैसे किया गया ये आज के टॉपिक में हम समझेंगे। जब उन्होंने इस विषय पर पूरा विचार करने का वचन दिया तब से बराबर सभा व्याख्यानों और पर्चों द्वारा जनता के उत्साह को जागृत करती रही। न जाने कितने स्थानों पर डेपुटेशन भेजे गए और हिंदी भाषा और नागरिक अक्षरों की उपयोगिता की ओर ध्यान आकर्षित किया गया। भिन्न भिन्न नगरों में सभा की शाखाएं स्थापित हुई। सन 1955 में एक बड़ा प्रभावशाली डेपुटेशन जिसमें अयोध्या नरेश डेपुटेशन मतलब मंडल अयोध्या नरेश महाराज प्रताप नारायण सिंह, मांडा के राजा रामप्रसाद सिंह, आवागढ़ के राजा बलवंत सिंह, डॉक्टर सुंदरलाल, पंडित मदन मोहन मालवीय ऐसे अन्य और प्रतिष्ठित लोग थे जो लाट साहब से मिला और नागरी का मेमोरियल अर्पित किया। निरंतर कितनी मेहनत इन्होंने करी है नागरी के प्रचार के लिए, नागरी लिपि के प्रचार के लिए, और हम लोग आज उस मेहनत को भुलाकर अंग्रेजी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। कुछ मजबूरी भी है और कुछ लकीर की फकीर भी बने हुए हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारी बातें हो गई। उक्त मेमोरियल की सफलता के लिए कितना भीषण उद्योग प्रांत भर में किया गया था वह बात बहुत से लोगों को याद होगी। सभा की ओर से न जाने कितने सज्जन सब नगरों में जनता के हस्ताक्षर लेने के लिए भेजे गए जिन्होंने दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा, अर्थात दिन रात मेहनत की, कड़ी मेहनत की। इस आंदोलन के प्रधान नायक देश पूज्य श्रीमान मदन मोहन मालवीय जी थे। उन्होंने अदालती लिपि और प्राइमरी शिक्षा नाम की एक बड़ी अंग्रेजी पुस्तक, ठीक है, मदन मोहन मालवीय जी ने क्या किया, एक अदालती लिपि और प्राइमरी शिक्षा नाम की एक बड़ी भारी पुस्तक, अंग्रेजी पुस्तक जिसमें नागरिक को दूर रखने के दुष्परिणामों की बड़ी ही विस्तृत और अनुसंधानपूर्ण मीमांसा थी, लिखकर प्रकाशित की। अंत में संवत 1957 में भारतेंदु के समय से ही चले आते हुए इस उद्योग का फल प्रकट हुआ और कचहरी और नागरियों के में नागरिक के प्रवेश की घोषणा प्रकाशित हुई। तो इतने सब परिश्रम का फल कब मिला? संवत 1957 में। अब देखिए ये आपको समझना पड़ेगा कि भारतेंदु जी अब इस समय इस दुनिया में नहीं है जब ये इनको फल प्राप्त हुआ है, लेकिन पेड़ किसने लगाया था? भारतेंदु ने लगाया था, जिसके फल को कौन खा रहे हैं? हम सभी लोग खा रहे हैं, है ना। कोई भी अच्छा कार्य करते समय हमें ये ध्यान नहीं देना चाहिए कि हम उतना ही करें जितना हम जीवन में उपयोग कर सकते हैं ना, क्योंकि हम पेड़ लगाते हैं तो उसके फल हम नहीं खाते, आगे आने वाली पीढ़ी खाती है, लेकिन फिर भी हम लगाते हैं। तो सदैव नेकी कर दरिया में जाल, ऐसी कहावत भी हमारे यहाँ प्रसिद्ध है। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि सभा के साहित्यिक आयोजनों के भीतर हम बराबर हिंदी प्रेमियों की सामान्य आकांक्षाओं प्रवृत्तियों का परिचय पाते चले आ रहे हैं। पहले ही वर्ष नागरीदास का जीवन चरित्र जो लेख पढ़ा गया था वह कवियों के विषय में बढ़ती हुई लोक जिज्ञासा का पता देता है। हिंदी के पुराने कवियों के कुछ इतिवृत्त संग्रह पहल 1896 में गारसा दत्तासी ने अपनी पुस्तक हिंदुस्तानी साहित्य के इतिहास में प्रकाशित किया। फिर 1900 ये संवत हैं, देखिए संवत और सन में कंफ्यूज नहीं होना। ये सारी चीजें जो इसमें आई हैं ये इतिहास लेखन परंपरा के अंतर्गत नोट्स की फॉर्म में मैं पढ़ चुकी हूँ, तो वहाँ सन में कन्वर्ट करके मैंने लिखा है, वहां से आप याद कर लें। 1896 में गारसा दत्तासी ने अपने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास प्रकट किया। संवत 1940 में ठाकुर शिव प्रसाद सिंह ने शिव सिंह सरोज प्रकाशित किया। उसके पीछे प्रसिद्ध भाषावेत्ता डॉक्टर सर ग्रियर्सन ने 1946 में मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान प्रकाशित किया। कवियों का व्रत भी साहित्य का ही अंग है, अतः सभा ने आगे चलकर हिंदी पुस्तकों की खोज का काम भी अपने हाथ में ले लिया, जिससे बहुत से गुप्त और अप्रकाशित रत्नों अर्थात पुस्तकों के मिलने की पूरी आशा के साथ साथ कवियों का बहुत कुछ वृतांत प्रकट होने की भी पूरी संभावना थी। संवत 1956 में सभा को गवर्नमेंट से 400 रुपये वार्षिक सहायता इस काम के लिए प्राप्त हुई और खोज धूमधाम से आरंभ हुई। यह वार्षिक सहायता ज्यों-ज्यों बढ़ती गई त्यों तो काम भी अधिक विस्तृत रूप से होता गया। इसी खोज का फल है कि आज कई सौ कवियों की कृतियों का परिचय हमें प्राप्त है, जिनका पहले कहीं अता पता नहीं था। कुछ कवियों के संबंध में
बहुत सी बातों की नई जानकारी भी हुई है। सभी की ग्रंथ भाषा में कई पुराने कवियों के अच्छे अच्छे प्रकाशित ग्रंथ छपे। सारांश यह है कि इस खोज के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने की खासी सामग्री उपस्थित हुई, जिसकी सहायता से एक अच्छे कविव्रत संग्रह भी हिंदी में निकले हैं। अब ये देखिए, ये मैंने जब आपको नोट्स पढ़ाए थे लेखन परंपरा के, तभी आपको स्पष्ट कर दिया था कि इनको शुक्ल जी जो हैं इतिहास ग्रंथ नहीं मानते। विश्वबंधु विनोद हैं, ग्रियर्सन का, इनको क्या मानते हैं? ये मानते हैं कविवृत्त संग्रह। क्या मानते हैं? कविवृत्त संग्रह। ये आपको मैंने पढ़ाया था, छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको उसमें नोट डाउन करवाई थी, तो वो इसीलिए ताकि आप जब ये पुस्तक पढ़ें तो अच्छे से समझ में आ जाए। ये मानते ही नहीं है कि वो इतिहास ग्रंथ थे। हिंदी भाषा के द्वारा ही सब प्रकार के वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा की व्यवस्था का विचार भी अब लोगों के चित्त में उठ रहा था, पर बड़ी भारी कठिनता पारिभाषिक शब्दों के संबंध में थी। इससे अनेक विद्वानों के सहयोग और परामर्श से संवत 1963 में सभा ने वैज्ञानिक कोश प्रकाशित किया। भिन्न भिन्न विषयों पर पुस्तकें लिखकर प्रकाशित करने का काम तो तब से अब तक बराबर चल ही रहा है। स्थापना के 3 वर्ष पीछे ही सभा ने अपनी पत्रिका नागरणी प्रचारणी निकाली, जिसमें साहित्यिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक, दार्शनिक सब प्रकार के लेख आरंभ से ही निकलने लगे, और जो आज भी साहित्य का संबंध रखने वाले अनुसंधान और पर्यालोचन का उद्देश्य रखकर चल रही है। छत्र प्रकाश, सुजान चरित्र, पृथ्वीराज रासो आदि पुराने ऐतिहासिक काव्यों को प्रकाशित करने के अतिरिक्त तुलसी, जायसी, भूषण देव ऐसे कवियों की ग्रंथावली का भी बहुत सुंदर संस्करण सभा ने निकाले हैं। मनोरंजन पुस्तक माला में 50 से ऊपर भिन्न भिन्न विषयों पर उपयोगी पुस्तकें निकल चुकी हैं। हिंदी का सबसे बड़ा प्रमाणिक व्याकरण तथा कोश हिंदी शब्द सागर इस सभा के चिरस्थायी कार्यों में गिने जाएंगे। हिंदी का सबसे बड़ा और प्रमाणिक व्याकरण तथा कोश हिंदी शब्द सागर इस सभा के चिरस्थायी कार्यों में जाने जाएंगे। इस पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, पहले इसको पूरा करते हैं। इस सभा ने अपने 35 वर्ष के जीवन में हिंदी साहित्य के वर्तमान काल की तीनों अवस्थाएं देखी हैं। जिस समय यह स्थापित हुई उस समय भारतेंदु द्वारा प्रवर्तित प्रथम उत्थान की ही परंपरा चली आ रही थी। वह प्रचार काल था। नागरी अक्षरों और हिंदी साहित्य के प्रचार के मार्ग में बड़ी बाधाएं थी। नागरी प्रचारणी पत्रिका की प्रारंभिक संख्याओं को यदि हम निकाल कर देखें तो उसमें अनेक विषयों में लेखों के अतिरिक्त कहीं कहीं ऐसी कविताएं भी मिल जाएंगी, जैसे श्रीयुत पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की नागरी तेरी यह दशा। नूतन हिंदी साहित्य को वह प्रथम उत्थान कैसा हंसता खेलता सामने आया था। भारतेंदु के सहयोगी लेखों का वह मंडल किस जोश और जिंदादिली के साथ और कैसी चहल पहल के साथ अपना काम कर गया, इसका उल्लेख हो चुका है। सभा की स्थापना के पीछे घर संभालने की चिंता और व्यग्रता के कुछ चिन्ह हिंदी सेवक मंडल के बीच दिखाई पड़ने लगे थे। भारतेंदु जी के सहयोगी अपने ढर्रे पर कुछ न कुछ लिखते तो जा रहे थे, पर उनमें वह तत्परता और उत्साह नहीं रह गया था। बाबू हरिश्चंद्र के गोलोकवास के कुछ आगे पीछे जिन लोगों ने साहित्य सेवा ग्रहण की थी, वे अप्रौढ़ता प्राप्त करके काल की गति रखते हुए अपने कार्यों में तत्पर दिखाई देते थे। इनके अतिरिक्त कुछ नए लोग भी मैदान में धीरे धीरे उतर रहे थे। यह नवीन हिंदी साहित्य का द्वितीय उत्थान था, जिसके आरंभ में सरस्वती पत्रिका के दर्शन हुए संवत 1985 तक। तो अब सरस्वती पत्रिका के दर्शन हुए। जैसा कि मैंने कहा, सरस्वती के पत्रिका के दर्शन हुए। मैंने आपको अभी बताया था कि उसको वैसे हम द्विवेदी युग के नाम से जानेंगे, लेकिन शुक्ल की पुस्तक में हम उसे द्वितीय उत्थान के अंतर्गत पढ़ेंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो युग आएगा, जिसमें मैथिली शरणगुप्त वगैरह आएंगे, सरस्वती पत्रिका का युग उसे कह सकते हैं। अब क्या हुआ कि भारतेंदु के मंडल के जो लेखक थे, पूरा सब कुछ तन मन धन अर्पित करके बीच पंडित गौरी दत्त जैसे लोग हिंदी नागरी के लिपि के प्रचार प्रसार में लगे रहे। लेकिन सबके लिए तो ये संभव नहीं है ना, गाना भी तो है ना, कहाँ सबके लिए कहाँ संभव है। सबके लिए एक सा होना है ना, हो ना हो कुछ और कहीं कोई ख्वाब जला है सीने में, ऐसा एक गाना है ना, आवारापन बंजारापन, जॉन इब्राहिम का गाना, काफी बहुत अच्छा सा गाना है। पिक्चर का नाम तो पता नहीं, बट गाना सुनने में भावों में बहुत अच्छा है। तो चीज़ें हैं। अब सबके लिए संभव नहीं है कि घर बार छोड़कर और केवल नागरी प्रचारणी के लिए या उस तरीके से लग जाए हिंदी के लिए। क्यों? क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हैं, है ना। समाज को चलाने के लिए परिवार भी जरूरी संस्था के रूप में, और गृहस्थ जीवन तो सबसे बड़ा त्याग और सबसे बड़ा परिश्रम, क्या कहें, सबसे बड़ा काम है। अगर कोई अपनी गृहस्थी को अच्छे से चला पाता है, वर्तमान समय में तो जिस तरीके से क्लिष्ट परिस्थितियां, उनमें अगर आप अपना गृहस्थी संभाल लो ना, तो आप जिंदगी का सबसे बड़ा काम कर रहे हो। आज के ज़माने में आप पैसा भी कमा सकते हो, बहुत कुछ, नौकरी, शादी, और जब शादी हो जाती है उसके बाद जो वैवाहिक जीवन में परेशानियां हैं, जो कुछ भी है, तो उसमें व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। तो उसको यदि आप संभाल लें तो बहुत बड़े, अब वो कैसे चलेगा, उसके लिए तो आर्थिक चीज़ें, आर्थिक आवश्यकताएं हैं, तो उस समय भी रही होंगी उस काल के हिसाब से।
तो ये सबके लिए संभव नहीं था। तो धीरे धीरे, और जो लोग तन मन धन से समर्पित थे वो प्रौढ़ होते चले गए। तो बाद के लेखकों को, भाई देखिए, सहायता तो सबको चाहिए ना, पैसे तो सबको चाहिए। अब मेरे मन में, मान लीजिए मैं अपनी ही बात करूं, बहुत अच्छी अच्छी आप लोगों को ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ाने का ये बहुत अच्छी उत्कंठा ये है कि भाई आपको एक भी पुस्तक खरीदनी नहीं पड़े, मैं सब कुछ अपने चैनल पे पढ़ा दूं। लेकिन क्या ये संभव है? मैंने अभी 2 पुस्तकें मंगाई थी, एक ये शुक्ल वाली और एक और मंगाई थी। तो दोनों का जब बिल आया तो उस समय थोड़ा सा मुझे सोचने पे मजबूर किया। बहुत सारी चीज़ें जो मैंने ऑर्डर की थी आ ही नहीं पाई थी, लॉकडाउन का समय रहा, आप पुस्तकें गांव में यहाँ मिल नहीं पा रही थी। बाहर एक छोटा शहर है, वहाँ से भी मैंने कोशिश की, पुस्तकें नहीं मिल पाई। लेकिन अगर पुस्तकें खरीदना भी चाहते हैं, आप लोगों के जैसे कि कमेंट आते रहते हैं, अंधा युग पढ़ा दीजिए या मैला आंचल पढ़ा दिए, वो सारी पुस्तकें मुझे खरीदनी पड़ेंगी। और खरीदने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि मतलब रुपए लगेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अर्थ भी जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, सिर्फ आप भावनाओं से जीवन को नहीं जी सकते। तो इन लेखकों के सामने भी, इस मंडल के सदस्यों के सामने भी ये समस्या हुई कि अगर आप प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, पंफलेट छपवाने पड़ेंगे, जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा, व्याख्यान देने पड़ेंगे, सब में पैसा लगेगा, और वो समस्या से ये जूझते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब द्वितीय उत्थान को कल के नए वीडियो से प्रारंभ करेंगे। इसका टॉपिक रखेंगे नागरणी का किस प्रकार प्रचार प्रसार हुआ, किस प्रकार हिंदी गद्य का विकास हुआ। इतना सब कुछ भी अगर आपने सीख लिया, यानी कि इतनी नींव आपने अब पक्की कर ली है, तो आगे के सभी कालों की जो इमारत खड़ी होगी आपकी, उसको बहुत आसानी से हो जाएगी और बहुत अच्छे से आप उसे समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब आपको नोट्स के फॉर्म में रटना नहीं पड़ेगा, भारतीय हिंदी के लेखक ये और द्विवेदी के ये और ये, ऐसा नहीं होगा। अब आपको समझ में आएगा क्योंकि आप इन लेखकों से परिचित हो गए। आपको पता है कि पंडित गौरी दत्त वही हैं जिन्होंने अपना सब कुछ दान करके और झंडा लेके घूम रहे हैं। ये वो पंडित गौरी दत्त हैं। जब प्रताप नारायण की बात आएगी तो आपको याद आएगा कि यार ये तो वही है जो समझदार की मौत है, घूरे का लत्ता बीने, कनातन की डौल बांधे, बात भौं, ऐसे निबंध, बड़ा मजाकिया स्वभाव का व्यक्ति था। यार ये तो वही है। ठीक है, तो धीरे धीरे आप इनसे प्यार करने लगेंगे, ये आपको बहुत अच्छे लगने लगेंगे, जैसे मुझे लगते हैं ना। और आप अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर किया करिए। कुछ तो आप इतना सारा वीडियो मेरा देखते हैं, समझ में आता होगा, लेकिन आप कंजूस बहुत हैं लिखने के मामले में, है ना। पता नहीं पेपर में आप लोग कैसे लिखते होंगे। खैर, अब तो OMR शीट का ज़माना है, लेकिन बी और MA वाले स्टूडेंट तो जरूर लिखें कि आपको समझ में क्या आया। नहीं आया तो वो भी लिख दीजिए, ठीक है। मिलती हूँ कल नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए।